हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4, दैट इज क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ इस पॉइंट को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। साल था 1900, मीन्स आज से लगभग 125 ईयर्स एगो, 125 साल पहले साल था 1900। उस टाइम पे एक ईटी पॉल, आप ये सब चीजें बुक में देख लेना, जैसे कोई जब हम लोग नाम बताते हैं या फिर कोई ईयर को मेंशन करते हो उसको जरूर क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। सो ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी। इन लोगों ने क्या किया था, एक अपना एक म्यूजिक बुक पब्लिश किया, म्यूजिक बुक। और उस म्यूजिक बुक के अंदर एक पिक्चर था, देयर वाज अ पिक्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा था डॉन ऑफ सेंचुरी, डॉन ऑफ सेंचुरी। डॉन ऑफ सेंचुरी का मतलब एक नए शताब्दी की शुरुआत। उस नए सेंचुरी को रिप्रेजेंट क्या कर रहा था उस पिक्चर में? एक जो यूजुअली होता क्या है, जो आर्टिस्ट होते हैं अपनी बातों को आर्ट के थ्रू जो है सिंबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस चीज को मैसेज दे रहा था? देयर इज अ मिडिल में, सेंटर में एक लेडी थी, ठीक है। लेडी, यू कैन इमेजिन कितना बढ़िया मैं पिक्चर बनाता हूं। खैर, सेंटर में एक लेडी थी। ये लेडी जो है एक व्हील के ऊपर खड़ी है, व्हील के ऊपर खड़ी है। व्हील ऐसा नहीं है, बस समझने के लिए। और इस व्हील में विंग्स लगे हुए हैं, पंख। सो व्हाट सिंबलाइजेशन, ये सिंबलाइज किस चीज को कह रहा था? व्हाट दे ट्राई टू सिंबलाइज, किस बात को ये सिंबलाइज कर रहे थे? सो अगर वुमेन को कंसीडर्ड एज एंजल ऑफ प्रोग्रेस मीन्स इनको ऐसे कंसीडर किया जा रहा था कि दुनिया में जो बदलाव आएगा वो इसको सिंबलाइज कर रही थी। व्हील रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम, व्हील रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम को, कि कैसे टाइम जो है घूम रहा है, मतलब टाइम कैसे चेंज हो रहा है, मीन्स हाउ टाइम इज चेंजिंग। आप जब इस चीज को कंसीडर कर रहे हो तो हम लोग 1900 के सिनेरियो में पहुंच गए, मतलब हम लोग 1900 में इस पिक्चर को देख रहे हैं, ऐसा समझो आप। विंग्स क्या शो कर रहा है? विंग्स शो कर रहा है फ्लाई। फ्लाई का मतलब फास्ट, कहने का मतलब हाउ फास्ट टाइम इज चेंजिंग, टाइम कितनी तेजी से बदल रहा है। और इस बदलते हुए टाइम का कारण क्या है? पीछे आपको जो है रेलवे वगैरह का फोटो मिल जाएगा पिक्चर में। रेलवे हो गया, शिप्स हो गए, कुछ जो भी आप देख लेना, ठीक है। कई इंडस्ट्रियल चीजें, फैक्ट्री वाली चीजें दिख रही थी। तो ये चेंजिंग का कॉज क्या था? दे कंसीडर्ड कि मशीन एंड फैक्ट्रीज ये वो पॉइंट है जो इस दुनिया को बदलने में हेल्प कर रहे हैं। दे वर कंसीडर्ड एज ए फैक्टर्स फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड। तो मशीन और फैक्ट्री का मतलब ही क्या हो गया? मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था? एक तरह से इसको कंसीडर किया जाता था कि ये समाज में बदलाव लाने का काम करेगा। एंड दे आल्सो कंसीडर्ड कि इट विल रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल ह्यूमन
प्रॉब्लम। बट क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ? हर एक एक्टिविटी का सम एडवर्स इंपैक्ट भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इस पॉइंट को ही अगर कंसीडर करें, हमारे लाइफ में बहुत सारे आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा पॉल्यूशन। मीन्स हर एक एक्टिविटी का सर्टेन एडवर्स इंपैक्ट होता है। पॉल्यूशन हो गया, लेबर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। लेबर एक्सप्लॉइटेशन आज के टाइम में ये सारी चीजें देखने को मिलता है, और भी कई सारे एडवर्स इंपैक्ट है। बट एट द सेम टाइम यस, डेवलपमेंट हुआ, बदलाव हुआ, है ना। तो इन सबको कंसीडर किया जाता था फैक्टर फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड, या फिर कह सकते हो आप डेवलपमेंट। एंड दिस सिंबलाइज ओवरऑल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मॉडर्न एज को, मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सी, उस टाइम पर या अभी भी, और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं वेस्ट और दूसरे को बोलते हैं ईस्ट। आज के टाइम में तो थोड़ा सा बातें चेंज हो चुका है, नॉर्थ और साउथ में भी डिवाइड हो गया है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हम लोग जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लोग ईस्ट को क्या कंसीडर करते थे? ईस्ट में, इनको जब ईस्ट में सिंबलाइज करना था तो ये कहते थे कि ईस्ट का अगर स्टोरी आप देखो, ईस्ट का सिनेरियो देखो, सो वहां पे एक मैजिशियन हुआ करता था जिसका नाम था अलादीन, है ना। मतलब ये सिंबलाइज करके ये शो करते। अलादीन, इसके पास एक मैजिक लैंप था, मैजिक लैंप, जिसमें जो भी एक मैजिशियन था, मैजिशियन मतलब वही जिन्न, एक मैजिशियन था, और वो करता क्या था, इनके लिए पैलेसेस वगैरह या फिर जो भी इनकी जरूरतें थी वो बनाने का काम करता था। सो पीपल ऑफ ईस्ट बिलीव इन पास्ट में बिलीव करते थे, मैजिक में बिलीव करते थे। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जो बातें डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली उस टाइम पर अमेरिका, इंग्लैंड, इस वेस्टर्न रीजन में रहने वाले लोग, स्पेशली यूरोपियंस, उनका जो थॉट प्रोसेस था वो कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। कि आप ईस्ट की बात करते हो, एशिया की बात करते हो, हमारे कंट्रीज वगैरह की, इंडिया, चाइना, अरब, स्पेशली ये अलादीन की स्टोरी तो अरब स्टोरी से, तो दे बिलीव इन पास्ट एंड मैजिक। सो व्हाट वेस्ट ट्राई टू सिंबलाइज? वेस्ट कहता है कि आज हम लोग जो है, हम लोगों के पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री है, ठीक, फैक्ट्री है। हमारा मैजिक लैंप क्या है? हमारा मैजिक लैंप मशीन और टूल्स है। मशीन लिख देता हूं, मशीन एंड टूल्स। हमारा मैजिशियन कौन है? मैकेनिक। मैकेनिक हमारा मैजिशियन है। हम लोग बना क्या रहे हैं? पैलेसेस नहीं, ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है सारी चीजें, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मीन्स कंपेरेटिवली, सो दे ट्राई टू शो कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक की बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, है ना, और पास्ट के बजाय प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड नो डाउट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिस तरीके का हुआ, इट रियली श्रिंक द वर्ल्ड। जैसे एक मेजर डेवलपमेंट में अगर मैं बोलूं, रेलवे की बात करूं, रेलवे हो गया और स्ट्रीम शिप्स हो गए, व्हाट दे डिड, इन्होंने दुनिया को छोटा कर दिया। दे स्मॉल द वर्ल्ड, स्मॉल द वर्ल्ड।
बिकॉज इट बिकम इजी टू नेविगेट। नेविगेट करना, नेविगेशन मतलब यहां से वहां जाना, ये इजी कर दिया, नेविगेशन इजी हो गया। नेविगेशन इजी होने के कारण ट्रेड फ्लरिश होने लगा, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड पॉसिबल हो गया। तो नो डाउट देयर इज ए ह्यूज चेंज इन इंटायर वर्ल्ड वी कैन सी। हम लोग पूरी दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के बदलाव को आसानी से देख सकते हैं। बट अगेन बात यही है कि क्या ये अचानक से हुआ? इट्स अ काइंड ऑफ ओवरऑल ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री। बट क्या ये अचानक से हुआ? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। सो इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम लोग टर्म्स पे जाएं आज प्रेजेंट सिनेरियो में कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो हमें लगेगा इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ये किसी फैक्ट्री में हो रहा होगा, प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, है ना। इंडस्ट्रियल वर्कर की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर ही होता है। तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है जो इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा बिल्ट हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पीरियड नहीं होगा जब फैक्ट्री का मतलब, फैक्ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैक्ट्री का मतलब मशीन वगैरह रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्री का मतलब ह्यूज प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी तो कोई पीरियड होगा जब मशीन वगैरह के बिना काम होता था। सी, अगर हम लोग रूट मीनिंग पे जाए तो इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क। ठीक। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिनेरियो क्या था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हम लोग जो अभी का हमारा जो कंटेक्स्ट है सोचने का, फैक्ट्री दैट इज बेस्ड ऑन मशीन, उससे पहले क्या होता था? सो यस, देयर इज अ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता था। मास मतलब ह्यूज प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता था। बट ये किस चीज पे बेस्ड होता था? बेस्ड ऑन विलेज या होम। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री था वो होम बेस्ड इंडस्ट्री हुआ करता था। अर्लियर क्या होता था? होम या विलेज बेस्ड, एक ही बात है, विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। इवन जब देश आजाद हो रहा था, जब ये आजादी की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी इसी चीज को सपोर्ट कर रहे थे, इसी को बोलते थे कॉटेज इंडस्ट्री, होम बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, होम बेस्ड इंडस्ट्री। होता क्या था इसमें? मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स क्या करते थे? मर्चेंट्स जो है ये सेल करने का काम करते थे, पूरे सिटीज वगैरह में, अदर कंट्रीज में सेल करने का काम करते थे। तो ये सेल करते थे प्रोडक्ट को। तो ये करते क्या थे? ये विलेज में जाते थे और पे करते थे विलेजर्स को एंड आस्क फॉर मेकिंग प्रोडक्ट। जो भी इनको प्रोडक्ट बनवाना रहता था, ये जाके एक तरह से उनको रॉ मटेरियल देना, पैसे देना, ये सारी चीजें दे देते थे और विलेज में ये काम चलता रहता था। गुड। बट ये हो क्यों रहा था? ऐसा क्यों? देखो, अगर हम लोग बात करें, पहले तो अर्लियर पीपल का इतना ज्यादा इंटरेक्शन था ही नहीं। जब इंटरेक्शन बढ़ने लगा तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज था, प्रॉपर वे से जब इंडस्ट्री सेटअप हो गए, उसके पहले का सिनेरियो अगर हम लोग 17th-18th सेंचुरी को देखें, यानी कि
1600 समथिंग और 1700 समथिंग को देखें। इंग्लैंड में जो टाउन हुआ करता था, सिटीज, टाउन में बिजनेस करना बहुत टफ था। टफ टू डू बिजनेस। यहां पे बिजनेस करना बहुत टफ था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि यहां पर गिल्ड सिस्टम हुआ करता था। गिल्ड का मतलब एसोसिएशन। जैसे आज भी हमारे यहां होता है ना? जैसे कोई गोल्ड बना रहा है तो गोल्ड वालों का एसोसिएशन है, जो कोई कपड़े को डील कर रहा है तो कपड़ों वालों का एसोसिएशन। तो ऐसे ही गिल्ड हुआ करता था, एसोसिएशन हर चीज को डिसीजन लेता था। टेक ऑल डिसीजन, टुक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। मीन्स कौन बनाएगा, हु विल मेक। हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, गांव की नहीं बात कर रहे हैं। हु विल मेक, हाउ मच, कितना बनाना है, किसको काम देना है, ये तो हो ही गया। हु विल मेक, हाउ मच। न्यू एंट्रीज, मतलब कोई नया बंदा अगर आके बिजनेस करना चाहता है तो उसको अलाउ करना है कि नहीं। और भी बहुत सारे, एक तरह से इनको मोनोपोली राइट्स था। मोनोपोली का मतलब हो गया जो एक ही बंदे के पास पॉलिसी बनाने का राइट हो। और इसको राइट किसने दिया था? वहां के रूलर ने। रूलर को ये पैसे दे रहे थे तो रूलर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सिटी के अंदर बिजनेस करना बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था। तो जो यहाँ के बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो चले जाते थे विलेज में। ये जाते थे विलेज एरिया में। और विलेज एरिया में जो है इन गिल्ड्स का कंट्रोल कम होता था, कंट्रोल लेस होता था। साथ में इनको चीप लेबर मिल जाते थे, ठीक है, सस्ते में लेबर मिल गए। और वैसे भी फार्मर्स को एक्स्ट्रा मनी कमाना था। मींस विलेजर्स नीड एक्स्ट्रा मनी। तो विन विन सिचुएशन था। मर्चेंट जाके गांव में काम दे दिया करते थे, वहां से फिर अपना प्रोडक्ट बनवा के ले आते थे। सो फैक्ट्री का मतलब हो गया मशीन से पहले भी जो वर्क करते थे दैट इज बेस्ड ऑन हैंड मेकिंग, या फिर आप कह सकते हो हैंडक्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें चलती थी। सिटी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग मींस एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मींस मशीन्स वगैरह स्टैब्लिश हो रही है। उसी दौरान क्या चल क्या रहा था, यानी ऐसे पीरियड को आप बोल सकते हो प्रोटो मतलब इन बिटवीन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग जो टाइम पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम लोग इंडस्ट्री से पहले वाले की बात करें तो प्री इंडस्ट्री, उसकी तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक एक दूसरे से इंटरेक्ट उतना कर ही नहीं रहते, अपने ही एरिया में जो है अपना सक्सेसफुल लाइफ जी रहते। फिर आती है प्रोटो, जो जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होएगा, फ्लरिश होएगा, फिर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में होगा स्टोरी। तो हमारा जो मेन स्टोरी रहेगा, हमें इंडिया और ब्रिटेन का ही स्टोरी समझना है, इंग्लैंड का स्टोरी समझना है। तो ये कहानी समझ में आया। अभी मर्चेंट्स क्यों नहीं जाते थे, कॉज समझ में आ गया। गिल्ड मतलब एसोसिएशन, इन लोगों का ज्यादा ही मतलब नौटंकी कर रखे थे, इनसे दुखी होकर इनको बिजनेस करना था तो अपना, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि विलेजर्स को पैसा चाहिए ही क्यों? ऐसा क्या बात हो गया जो इनको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत हुई? क्योंकि देखो, कोई भी चीज डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल कॉज होता है। एंड दैट लॉजिकल कॉज वी गेट कि गिल्ड वाले होने नहीं देते थे, इनके पास मजबूरी बना। विलेजर्स का क्या मजबूरी था, इनको क्या पैसा कमाना था। इस धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, इस कॉज को देखते हैं। सो प्रोटो इंडस्ट्रियल टाइम पे, प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड के दौरान उस टाइम का कमर्शियल नेटवर्क कैसे वर्क करता था उसको समझना है। कमर्शियल नेटवर्क उस टाइम का
सी, इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है कि जो विलेज के लोग थे, विलेजर्स जो थे, इनको क्यों चाहिए काम, मतलब क्यों ये चाहिए था कि ये इनका एक्स्ट्रा इनकम हो। रीजन आप समझो, 17th-18th सेंचुरी या फिर कह लो आप 16th सेंचुरी से ये चीज शुरू हो गया था। पीपल गेट कॉन्शियस अबाउट दी लैंड होल्डिंग, है ना। तो ज्यादातर लैंड होल्डिंग किसके हाथ में था? रूलर्स के हाथ में। तो रूलर्स जो है नाइट्स वगैरह अपॉइंट करते थे, है ना, जैसे जमींदार वगैरह अपॉइंट करते थे। तो उनका काम ये था कि जो उनका लैंड था उसको ग्रैब करना। सो अर्लियर क्या होता था? अर्लियर देयर वाज कॉमन लैंड, there were common lands। अब कॉमन लैंड्स का मतलब ये था कि अगर मान लो कोई गांव में कॉमन लैंड है तो एनीवन कैन यूटिलाइज, सो दे कैन गेट वुड, मींस एज अ फ्यूल आसानी से फ्री में मिल जाता था, फूड आसानी से मिल जाता था, है ना। अदर एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग वगैरह पॉसिबल था, जो भी इनके लाइक क्या बोलते हैं, इनके पास जो भी लाइवलीहुड्स थे, आई मीन लाइव स्टॉक, आई मीन वही जानवर जो थे, उनके लिए ग्रेजिंग वगैरह का पॉसिबल हो जाता। अब होने क्या लगा था? दीज कॉमन्स गेट इनक्लोज, इन कॉमन्स को लोग अपना जो है इनक्लोज करने लगे। तो जिसके कारण पीपल इन विलेज इनके पास लैंड होल्डिंग डिक्रीज होने लगा, लैंड होल्डिंग डिक्रीज हो गया। अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए दे डू एग्रीकल्चर तो ये करते थे, बट एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन्होंने क्या किया? हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी करते थे। अब ये करने का रीजन क्या था? एक तो ये होम बेस्ड था, मींस घर से आसानी से कर सकते थे, होम बेस्ड था पहला चीज। दूसरी बात ये था कि जो इनको मर्चेंट्स आके पैसे दे रहे हैं, है ना, आसानी से इनको मर्चेंट्स पे इन एडवांस। दूसरी बात, इनको लेबर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं था। सो फैमिली मेंबर्स एज लेबर, यानी कि घर के हर एक मेंबर जो है लेबर की तरह इन्वॉल्व हो जाते थे, इजी तरीके से काम हो जाता था, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये फायदेमंद था, एंड इन दिस वे दे गेट सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। और रीजन ये था कि उनके पास लैंड होल्डिंग कम हो। नाउ ये वर्क कैसे करता था? अगर एक प्रॉपर कमर्शियल नेटवर्क को समझा जाए तो हम लोग कॉटन इंडस्ट्री यानी कि क्लॉथ के इंडस्ट्री को समझते हैं। क्लॉथ के इंडस्ट्री में इस मान लो एक मर्चेंट जो है कितने लोगों को कैटर करता था, एक मर्चेंट जो है कितने लोगों को कैटर करता था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। देखो क्लॉथ वाले इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ ऐसे विलेज होते थे जिनका काम ये था वुल स्टेपलर का मतलब वुल परचेजर। ये जाते थे गांव में घूम के वुल को परचेज करके लेके आते थे। तो मान लो इसमें कम से कम 10 से 25 लोग काम कर रहे होंगे, 20 से 25 या 10 से 25 लोग काम कर रहे होंगे वुल को खरीदना जहां जहां इनको मिलेगा। तो वुल को लाने के बाद फिर होते थे स्पिनर्स का मतलब थ्रेड मेकर्स। अब वुल को जो खरीद के लाए, जो किसी को दिए, तो रॉ मटेरियल दिया जाता था ना, पे इन एडवांस आल्सो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते थे। तो देखो किसी एक गांव में गए जिनका काम था स्पिनिंग का, या कुछ ऐसे घर थे जो स्पिनिंग वाला काम करते थे, उनको दे दिए, लो भाई इसका धागा बना के दो। इसमें भी 10 से 25 लोगों को काम मिल रहा है। देन होते थे वीवर्स, मींस क्लॉथ मेकर। ये भी 10 से 25 लोग, 20 लोग, 25 लोग, एक अंदाजा लगा रहे, ऐसे होते थे जो कपड़े बुनने का काम करते थे। फिर उसके बाद इन्हीं कपड़ों को ले जाकर
फ्यूलर्स को दिया जाता था। फ्यूलर्स, फ्यूलर्स मतलब क्लीनर, इस कपड़े को साफ करने का काम करना, कपड़े को साफ करना। कपड़े को साफ करने के बाद फिर आते थे आपके डायर्स, यानी कि इसको कलर करना, कपड़े को कलर करना, और इन सबको फिर इकट्ठा ले जाकर जो मेन सिटी, मान लो लंदन था, वहां पे लंदन एज अ फिनिशिंग सेंटर, फिनिशिंग सेंटर, फिर यहां से क्या होता था, फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, समहाउ एक मर्चेंट जो है लगभग 100 से 150 लोगों को कैटर करता था। प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में जो कमर्शियल नेटवर्क था वो इस तरह से वर्क करता था जिसमें हर एक घर जो होता था या फिर हर एक विलेज, एक अभी भी हमारा जो यहाँ का भी, हमारे कंट्री में भी देख लीजिए आप, कास्ट बेस्ड जो विलेज बनाए गए थे, जो एक पर्टिकुलर विलेज में एक ही कम्युनिटी को लोग मिलेंगे, वो यही चीज था। अगर आप किसी लोहा आयरन वाले चीज को कैटर करने वाले के वहां जाओगे तो उनकी कम्युनिटी जो भी होती है वो मिलेंगे, जो गोल्ड वगैरह से डील करते हैं उनकी कम्युनिटी वैसे हो। तो उसके बाद इसी चीज को मैनेज करने के लिए, जैसे कास्ट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया था मैरिज में, इसीलिए कि अगर गोल्ड के, मान लीजिए जो गोल्ड स्मिथ है उनके घर की बेटी अगर किसी गोल्ड स्मिथ के घर जाएगी तो अल्टीमेटली वो घर के वर्क में अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगी। अब अगर कोई और कम्युनिटी की बच्ची अगर किसी उसमें जाएगी तो फिर उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता था। तो पहले जो है मैरिज एक तरह से फैमिली को सपोर्ट करने के लिए था, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में इंडिविजुअल हो गया है, दैट इज द रीजन कॉस्ट बेस्ड सिस्टम का सिग्निफिकेंस कम हो गया है ना। उसके बाद इकोनॉमी इतना फ्लरिश हो गया है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपना जो एंसेस्ट्रल वर्क है उसी को आप कैरी ऑन करो तो सरवाइव कर पाओगे। तो दैट इज द रीजन चीजें जो है उसके रेस्पेक्ट में फिर उनका सिग्निफिकेंस जो है डाउन होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये तो समझ में आ गया क्यों विलेजेस को चाहिए था, क्योंकि लैंड होल्डिंग उनका कम होने लगा एंड दे नीड एक्स्ट्रा मनी बिकॉज दे हैव लार्ज फैमिली। ठीक है, इन दैट सिचुएशन, और वैसे भी ये होम बेस्ड था, इजी वे से रॉ मटेरियल लोग घर पे ही लाके दे रहे थे, तो कम करने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फैक्ट्री कैसे फिर डेवलप हो रहा था। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कमिंग ऑफ फैक्ट्री, कमिंग ऑफ फैक्ट्री। सो ईयर 1730 ऐसा टाइम था जब पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ। 1730 ऐसा था टाइम था जब पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड। कहां पे हुआ? इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में। ठीक है, और इनका जो आइटम था, जिस चीज पे बेस्ड था, यूजुअली फोकस आइटम था इनका कॉटन। ना कॉटन क्यों था? इसका आंसर सिंपल ये है कि एक तो डेली यूज, कॉटन एक ऐसा आइटम है जिसका डेली यूज है, जिसके का डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड हाई। नाउ इस पे आते हैं फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट पे। फैक्ट्री तो स्टैब्लिश हो गया, पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गया, लेकिन इस फैक्ट्री यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टैब्लिश हुए, एक ही फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ। सो फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट के ग्रो होने में, ग्रोथ इसका बहुत ही स्लो था, स्लो ग्रोथ, स्लो। और स्लो ग्रोथ का रीजन क्या था? स्लो ग्रोथ का सिंपल रीजन था एक मशीन का, मशीन्स जो भी इसमें लगे थे, मशीन्स हाई कॉस्ट और मेंटेनेंस, इसका हाई मेंटेनेंस, उसमें भी मतलब हाई कॉस्ट। मेंटेनेंस में भी हाई कॉस्ट, जिसके कारण ग्रोथ तो स्लो दिखा। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम एक डेटा पिक करते हैं, मतलब अब से तो मशीन्स वगैरह एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए, हाई कॉस्ट के कारण हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता था। लेकिन अगर एक डेटा पिक करते हैं हम लोग, देखते हैं डेटा 1760s के टाइम में जो कॉटन इंपोर्ट था, इंपोर्ट मतलब हम लोग रॉ आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉ आइटम का जो इंपोर्ट था वो लगभग इट वाज अबाउट अराउंड 2.2 मिलियन पाउंड,
नाउ अब ये जरूरी है कि आप अपने हम लोग जो हमारा पैरामीटर है उसमें कन्वर्ट करना। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तभी तो विजुअलाइज कर पाओगे। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 1 पाउंड का मतलब होता है लगभग 0.45 kg। मल्टीप्लाई करके इसके चेक कर लेना। और दूसरा डेटा हम पिक करते हैं ठीक आफ्टर 27 ईयर्स के आसपास, 27 ईयर, ये इंपोर्ट लगभग 9 टाइम हो गया था, 9 टाइम्स। सो लगभग समवेयर अराउंड 25 मिलियन पाउंड इतना इंपोर्ट होने लगा था। तो फैक्ट्री तो शुरुआत में तो चलो बेशक स्लो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन बाद में जो है फास्ट ग्रो होने लगा। इवन अगर हम लोग एक एग्जांपल लें 1771 का, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने क्या किया था, ही इस्टेब्लिश्ड, इन्होंने, देखो मैंने पहले ही बोल रखा है जब भी कोई नाम आए, ईयर्स आए, आप बुक में जो है काउंटर चेक करोगे, ठीक है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया, फर्स्ट कॉटन मिल। अब फर्स्ट था कि क्या था, बट इन्होंने कॉटन मिल इस्टेब्लिश किया। नाउ एक चीज और, मिल और फैक्ट्री में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो मिल जो है एक तरह से फैक्ट्री का स्मॉल वर्जन होता है, फैक्ट्री बड़ा होता है, ठीक है। फैक्ट्री में मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क जो है, हैंडल होता है। यूजुअली मिल के अंदर जो है एक ही तरह का वन टाइप ऑफ वर्क हो रहा था। सो उसका रीजन यही था कि एक तो हाई कॉस्ट के कारण हर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकता था, तो फिर मिल स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। छोटे छोटे मतलब कॉटन से ही रिलेटेड, कपड़े से ही रिलेटेड जो छोटे छोटे मशीन्स वगैरह अपना छोटा छोटा फैक्ट्री टाइप का बनाने लगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कॉटन वूल है, एक फैक्ट्री है जहां पे कॉटन वूल, इसको स्ट्रेट करने के लिए एक मशीन लगा हुआ है, दैट इज कार्डिंग। कार्डिंग क्या कर रहा है, इस कॉटन को स्ट्रेट कर रहा है। इस स्ट्रेट हुए वूल को, इसको फिर थ्रेड में कन्वर्ट करने का काम, देयर इज ए स्पिनिंग एंड ट्विस्टिंग मशीन जो इनको प्रॉपर थ्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, एंड देयर इज ए रोलिंग जो इसको एक स्पिंडल में रोटेट करके, देयर इज ए रोलिंग मशीन जो इनको स्पिंडल में एक तरह से फिट कर रहा है ना। धागे हमारे अभी भी आप जाते हो धागा लेने, तो एक स्पिंडल में ही वो रोटेट रहता है ना। तो उस टाइम पर बड़े बड़े फैक्ट्री स्टैब्लिश करना थोड़ा सा टफ था, तो छोटे छोटे मिल, और ये बहुत तेजी से फैलने लगा। हम लोग बात कर रहे हैं 1771 की। 19th सेंचुरी आते आते, ये 1771 का मतलब 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी आते आते इतना पैसा भी लोगों के पास हो गया, और प्लस जो है मशीन्स भी प्रॉपर वे से डेवलप होने लगे, तो ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। तो स्टार्टिंग फ्लरिशिंग ऑफ फैक्ट्री भी अच्छा खासा इस्टेब्लिश होने लगा। अच्छा, ये जो सिस्टम था प्रॉपर वे से सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह वर्क करता था। एक सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब एक फैक्ट्री है, छोटे छोटे काम दे दिए बाकियों को, या फिर अगर फैक्ट्री की बात करें तो उसमें खास बात ये था कि अभी जैसे विलेज वगैरह से बनवाते थे, विलेज वाला काम आज भी चालू था। विलेज में जो काम चल रहा था, विलेज वर्क अब भी चल रहा था, लेकिन हाँ इसका पेस थोड़ा सा कम हो गया। रीजन ये था कि फैक्ट्री के अंदर एक तो मास प्रोडक्शन होने लगा। सबसे बड़ा कारण आप समझो कि सारा वर्क जो है विद इन वन बिल्डिंग आ गया, विद इन वन बिल्डिंग, एक ही छत के नीचे सारा काम आ गया, तो इसको सुपरवाइज करना आसान था, इजी टू सुपरवाइज। हम लोग फैक्ट्री और इसके फायदे बात कर रहे हैं, सुपरवाइज करना था, आसान हो गया, तो क्वालिटी जो है मेंटेन होने लगा। अभी इसके पहले क्या होता था, गांव वगैरह में जाके काम देते थे, कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, तो वहां पे क्वालिटी मेंटेन करना टफ था। अब जो है सारा काम एक ही जगह हो रहा है, तो इजी वे से सुपरवाइज और ये करना। और उससे बड़ी बात कि लोग जो है डिसिप्लिन हो गए, एक डिसिप्लिन तरीके से वर्क होने लगा, और जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा।
अब प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है दे विल बी इन दैट सिचुएशन कि वो नए फैक्ट्री नए नए मशीन्स को स्टैब्लिश कर ले। तो वही चीज दिखाया जा रहा है कि अभी छोटे छोटे मशीन्स थे, शुरुआत में किसी ने किया भी तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि हाई कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट था। धीरे धीरे लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, फिर उसका प्रॉफिट ये होने लगा कि लोग डिसिप्लिन तरीके से क्वालिटी मेंटेनेंस ये सारी चीजें, और उसका रिजल्ट हम लोग इन द फॉर्म ऑफ डेटा देखते भी है ना। 27 का मतलब हो गया 1787 का ये डेटा है, ठीक। तो ये डेटा के फॉर्म में हमें दिखता भी है कि कितना ज्यादा रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट होने लगा। सो पीपल डिसिप्लिन हो गए, ये सारी चीजें, ठीक। और विलेज का काम अब भी कंटिन्यू था, क्लियर। तो अब हम लोग 19th सेंचुरी में एंटर करेंगे, है ना। 19th सेंचुरी में एंटर करेंगे, फिर इन सब चीजों को चेक करेंगे कि किस तरह से जो है फैक्ट्री प्रॉपर वे से फ्लरिश हुआ। इसको मिटाते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो होने वाला इंडस्ट्रियल चेंज था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल चेंज। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली 18th सेंचुरी में जेम्स वॉट का नाम आपने सुना होगा। जेम्स वॉट ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टीम इंजन था, पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टीम इंजन जिसको बनाया था, इस पहले से स्टीम इंजन एग्जिस्ट करता था जिसको बनाया था थॉमस न्यू कॉमेन ने। इस स्टीम इंजन को और भी ज्यादा एफिशिएंट करने के बाद इनके एक दोस्त थे, उन्होंने इसका मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। नाम था उनका बॉल्टन मैथ्यूज। अगेन आप नेम वगैरह चेक करोगे, नेम और ईयर हमेशा चेक करोगे बुक से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। अब हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1780s की। बट यहां पर भी इनका जो कंजम्पशन था बहुत ही स्लो था, मतलब बहुत ज्यादा लोग खरीद नहीं पा रहे थे। अगेन वही रिलायबिलिटी, यानी कि लोग कैसे मशीन पर ट्रस्ट करें, यानी कि कैसे इतना पे करें, प्लस मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, ये सारी चीजें। लेकिन मशीन एफिशिएंट अब हो गया था। इवन शुरुआत के 19th सेंचुरी की बात करें तो लगभग 320 के आसपास जो है इनके जो भी प्रोडक्ट थे, मशीन जो प्रोडक्ट था इनका वो बिका, और जिनमें से लगभग 80 जो है कॉटन मिल के लिए था। 80 जो है कॉटन मिल, 9 जो है आपका वुल, और रिमेनिंग उसको हम लोग डिस्कस करेंगे भी। यानी ये कहानी कब जा रहा है, ये कहानी एंटर कर रहा है आपके 19th सेंचुरी में। सो इंडस्ट्री के डेवलप होने में टिल 1840, 19th सेंचुरी टिल 1840 इंडस्ट्री को ग्रो कराने में सबसे मेजर रोल किसका था, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री डिपेंडेड ऑन कॉटन ऐसा चीज था जिसके कारण इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। लेकिन इसके बाद जस्ट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है इंडस्ट्री को ग्रो कराने में हेल्प किया आयरन एंड स्टील ने। अच्छा, आयरन स्टील का डिमांड कैसे बढ़ा, बिकॉज ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड, जिसके कारण आयरन और स्टील का कंजम्पशन बढ़ गया। प्लस इंग्लैंड में नहीं, आगे चल के 1860s में कॉलोनीज में भी क्या होने लगे, रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा, रेलवे का एक्सपेंशन। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो जहां कॉटन इंपोर्ट करते थे, इनका जो कॉटन का इंपोर्ट था इससे 2 टाइम्स, अगर मान लो एक डेटा लें हम लोग 19th सेंचुरी का ही इस दौरान, तो कॉटन इंपोर्ट जो था इसका 2 टाइम्स कर दो तो ये स्टील और आयरन का इंपोर्ट हो गया, स्टील और आयरन इंपोर्ट। तो ये सारी चीज तो अपनी जगह, मीन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, बट इसके बावजूद भी
ओनली 20% ऑफ वर्कर्स, ओनली 20%, लेस देन कह लो, ओनली 20% ऑफ वर्कर्स वर्कड इन फैक्ट्री। इस दौरान सिर्फ लेस देन 20% ऑफ वर्कर्स ही काम कर रहे थे, तो बाकी के कहां कर रहे थे? अभी भी मेजॉरिटी ऑफ वर्कर डूइंग होम बेस्ड वर्क, होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? मेजॉरिटी अभी भी होम बेस्ड वर्क है। उसका रीजन है इनोवेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, अदर फील्ड में इनोवेशन के कारण ये लोग क्या कर रहे थे? होम बेस्ड वर्क कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग, ग्लास वर्क, पोटरी, है ना, और आप कह लो टैनिंग यानी लेदर वर्क, टैनिंग का काम, और टूल्स, इक्विपमेंट बनाना, टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये भी मशीन वगैरह में जरूरत था। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल इंडल्ज इन होम बेस्ड वर्क। तो अभी भी जो फैक्ट्री सिस्टम है बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, अभी भी साथ में चल रहा है। जो आपका हैंडक्राफ्ट वगैरह, मतलब हैंड से काम करने वाला काम अभी चल रहा है, होम बेस्ड इंडस्ट्री अभी भी चल रहा है। तो ये कहानी था आपका 19th सेंचुरी। इसके बाद हम लोग इसी होम बेस्ड और फैक्ट्री सिस्टम के ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका मॉड्यूल 2 में आएगा, नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि हम लोग कल क्लास करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।